Hello friends, Namaskar. Welcome to the YouTube channel of Life and More. Today we have with us Digvijay Singh Chauhan, disciple of flute maestro Padma Vibhushan Pandit Hari Prasad Chaurasia. Namaskar Digvijay Singh ji. Namaskar. Digvijay has been a resident student at Vrindavan Gurukul in Bhubaneswar. Come, let us know about him. How did he get to play the flute for the first time? How did he meet Pandit Chaurasia? About Guru Shishya Parampara, which has been lacking in our country to a very large extent. We will discuss about that with Digvijay, and also about his life and more. Welcome Digvijay. बहुत बहुत स्वागत है आपका. नमस्कार सर. सबसे पहले तो मैं सौरभ सर आपका और लाइफ एंड मोर ग्रुप का तहे दिल से आभारी हूँ कि आपने ये जो नई चीज़ शुरू की है कि यंग आर्टिस्ट को लेके उनसे बात करना, उनकी जीवन, उनके संगीत के बारे में जानना है, बहुत ही आवश्यक था आज के समय में. और आप इनको लीड कर रहे हैं, आपका ग्रुप इनको लीड कर रहा है. ये हमारे लिए सम्मान की बात है कि हम आज आपसे जुड़े हुए हैं. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट. सबसे पहले तो दिग्विजय हमें ये बताएं कि आपका रुझान फ्लूट की तरफ, बांसुरी की तरफ कैसे हुआ, कब हुआ, किस उम्र में हुआ, वो बताएं पहले. मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति में कुछ ना कुछ भगवान रखता है. कोई अच्छा पेंटर बनता है तो कोई अच्छा म्यूजिशियन बनता है. और म्यूजिक में भी इतनी सारी वेराइटीज है हमारे भारतीय संगीत में. अलग अलग पद्धतियां है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है. उनमें भी हम कौन से इंस्ट्रूमेंट को चुनते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे नेचर से जुड़ी हुई बात होती है. तो पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सादगी बड़ा पसंद है. और जितने भी इंस्ट्रूमेंट हमारे म्यूजिक जगत में है उसमें अगर सबसे इंस्ट्रूमेंट कोई सादा इंस्ट्रूमेंट है, जो सिंपल इंस्ट्रूमेंट है, तो वो मेरे ख्याल से फ्लूट है. और बचपन से ही इसकी जो ध्वनि है, अक्सर हमारे घर में बांसुरी एक ऐसा वाद्य है कि आपको हमेशा सुनने में आएगा ही. या तो आप शास्त्रीय संगीत में सुनेंगे, या तो आप फिल्म संगीत में सुनेंगे, भजन में सुने, तो वो साउंड कहीं ना कहीं हमेशा आता रहता था कान में. और लगता था कि ऐसा ही कुछ बजाना है कि जो दिल को अच्छा लगता है. और जब इंस्ट्रूमेंट देखा तो और अच्छा लगा कि एकदम छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है, सिंपल है, कोई उसमें ट्यूनिंग करने की जरूरत नहीं, एकदम छोटा सा, कहीं पे भी लेके चले जाओ. तो मैंने कहा मेरे लिए शायद यही सबसे अच्छा इंस्ट्रूमेंट होगा. तो ऐसा ही झुका हुआ मेरा बांसुरी को लेके. ओके, सो किस एज में पहली बार बांसुरी हाथ में पकड़ी और बजाई? जैसे हम लोग बचपन में तो वो नॉर्मली जो मिलती थी और वो बजा लिया करते थे, लेकिन फर्स्ट टाइम कब बजानी शुरू करी, क्या एज रही उस टाइम पे आपकी? बांसुरी तो थोड़ा बाद में मैंने बजाया. मेरे घर पे थी, मैंने बड़ा कोशिश भी किया था, लेकिन आवाज नहीं आती थी. थोड़ा उसके लिए ट्रिक की जरूरत थी, टीचर की जरूरत थी, गुरु की जरूरत थी. लेकिन संगीत था मेरे घर में. मेरी बड़ी बहन थी, वो हारमोनियम बजाते थे, वो गाना गाते थे, क्लास करने जाते थे. तो मैं उनके साथ जाता था, बड़ा छोटा था, तो सुनता था, तो अच्छा लगता था कि ऐसी भी चीज है जो बिना भागा दौड़ी किए भी अच्छी लगती है, सुनने में अच्छा लगता है. तो संगीत की तरफ रुझान बचपन से फैमिली की तरफ से, जो मेरी बहन गाते बजाते थे उनसे आ गया. फिर इंस्ट्रूमेंट भी था घर में, बड़ा कोशिश किया बजाने के लिए, लेकिन बचपने में ज्यादा कोशिश नहीं की, ज्यादा मेहनत नहीं की. फिर जब थोड़े बड़े हुए तब गुरुजी को सुना उनके. तब तक तो टीवी भी चीजें थी, यूट्यूब नहीं था. अगर होता तो आज और ज्यादा सीख जाते हम. ठीक बात है. टीवी में गुरुजी को देखा और कुछ अलग ही लगा. मतलब ऐसा लगा कि एक बांसुरी सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट इतना अद्भुत कैसे साउंड कर सकता है. बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट ऑब्वियस है कि उसमें तार है, ये है, वो है, वो चलो इतना अच्छा साउंड कर भी लेगा, लेकिन एक छोटा सा सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट अगर इतना अच्छा
साउंड करता है, मंत्रमुग्ध कर देता है, तो इसको सीखना जी चाहिए। तो मुझे लगता है वो लगभग मेरी उम्र 15-16 साल की रही होगी जब मैंने जी। एक्चुअली उसको बजाना शुरू किया, उसको सीखना शुरू किया। ओके। तो आसपास कोई गुरु थे कि आपका सीधी मुलाकात सबसे पहले पंडित चौरसिया से ही हुई, और कैसे मुलाकात आ, हुई? गुरु तो थे, लेकिन वो इतना पढ़ाने के लिए सीरियस नहीं थे। मैं जहाँ से अच्छा। बिलोंग करता हूँ वहाँ पे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, खास करके बांसुरी वादक में कोई ऐसे क्या कह सकते हैं लेजेंडरी आर्टिस्ट नहीं थे कि जो जी लीड करे स्टेट को या आसपास की कम्युनिटी को कि भाई चलिए राइट सीखते हैं राइट। करके। तो कुछ लोग थे जो बाकी इंस्ट्रूमेंट भी जानते थे और बांसुरी भी जानते थे। तो उनसे ओके। जाके मैं मिला, मैंने कहा बस मुझे आप थोड़ा सा ब्लो करना सिखा दीजिए, क्योंकि सबसे बड़ी मुश्किल इसमें ब्लो में आती है। और राइट थोड़ा राइट बहुत राइट। म्यूजिक तो मैं जानता हूँ हारमोनियम के थ्रू और सब चीज़ें से, उनसे मैं बाकी का अपने हिसाब से करता रहूँगा, लेकिन थोड़ा आप मुझे ब्लो करना सिखा दीजिए। तो जी उन्होंने मुझे सिखाया, ब्लो करना सिखाया। तो गुरु तो वैसे सब गुरु होते हैं, वो भी मेरे लिए बहुत आदरणीय है। तो ब्लो करना सिखाया, रखना कैसे हाथ में ये सिखाया। वो कहते हैं ना ओके। कि सबसे डिफिकल्ट चीज़ वही होती है जो सबसे सिंपल होती है। तो जी बिल्कुल बात बिल्कुल ये सही है बात है। हाँ राइट ये राइट। इंस्ट्रूमेंट जितना सिंपल दिखता है, ऑफ कोर्स ये है, लेकिन उनमें कैसे हाथ रखे, कैसे उनको ब्लो ठीक बात। करें कि आपको प्रॉपर राइट। साउंड मिले, उनके लिए आप विश्वास नहीं करेंगे, मुझे 6 महीने लग गए सिर्फ इंस्ट्रूमेंट में से अच्छा। आवाज निकालने के लिए। सरगम तो बहुत बाद में आया। बहुत तो चीज ये सब बात। स्ट्रगल हुई, लेकिन उनका फल ये मिला कि ये सब करते करते 1 साल 2 साल 3 साल मैंने मेहनत किया। और फिर किसी इंटरव्यू में गुरुजी का मैंने सुना कि भाई एक जगह है वृंदावन गुरुकुल करके, जहाँ पे वो निःशुल्क अच्छा बच्चों को सिखाते हैं बांसुरी। मतलब कितनी अच्छा। बड़ी बात है, ओके। सोचिए, अब हाँ जिनको ठीक बात है। राइट इंस्पायर हुए, जिनसे पूरी राइट। दुनिया इंस्पायर होती है बांसुरी सीखने के लिए, वो ठीक स्वयं बात। सिखाते हैं बांसुरी, और वो भी निःशुल्क। तो फिर राइट। मेरे लिए तो एक ऐसा था कि जैसे भगवान मिल गए। तो उस हाँ समय में नेचुरली राइट। मेरी पढ़ाई कर रहा था इंजीनियरिंग की अहमदाबाद में, और अच्छा। फिर मैं समय निकाल के कैसे भी सब चीज़ों के करके मैं गुरुकुल गया। वहाँ पे जी। उन्होंने जिस अपनेपन से मुझे अपनाया, ऐसा लगता था कि जैसे मैं उनको कई सालों से जानता हूँ, जबकि हमारी अच्छा। पहली मुलाकात। और हाँ ऐसा जी सिर्फ मेरे जी। सबके साथ उनका ऐसा व्यवहार होता है, जैसा लगता है कि भाई मिल गए जो हमको, जो जिनकी तलाश ठीक ठीक बात है। राइट थी। राइट। 2000 लगभग लगभग 9-10 में मैं मुंबई में उनकी गुरुकुल में गया, अच्छा। और उन्होंने मुझे बोला कि आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, यहाँ पे सीखना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। तो मैंने कहा ये तो ओके। मेरा सौभाग्य होगा कि मैं अगर रह पाऊँ, इससे बड़ी तो और बात बिल्कुल। क्या हो सकती है। लेकिन ठीक उस समय बात मेरी ठीक बात। पढ़ाई चल रही थी, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, तो पहले एक काम करो, पढ़ाई भी खत्म करो, साथ साथ में म्यूजिक भी करो, और जब लगे कि पढ़ाई खत्म हो चुकी है आपकी, तब मुझे जी। आप बताना, हम यहाँ पे आपको एडमिशन देंगे। और ओके। तो मतलब मेरे लिए तो ऐसा था कि सब मिल गया। हाँ ठीक बात है। ठीक बात बिल्कुल ठीक बात है। तो उस टाइम पे क्या कर रहे थे? कौन सी पढ़ाई आप उस टाइम पे फिनिश कर रहे थे अपनी? ग्रेजुएशन कर रहे थे? मेरा बीटेक चल रहा था इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। अच्छा। ओके। तो मैं ऐसे परिवार से आता हूँ, मुझे लगता है मेरे जी साथ जितने भी हमारे लिसनर है, वो भी उनमें जी से ऐसे लोग होंगे जो ऐसे परिवार से आते हैं जहाँ पे म्यूजिक उनका मेन नहीं। म्यूजिशियन के बिल्कुल घर में बिल्कुल। म्यूजिक होता है, वो ऑब्वियस बात है। तो ठीक बात है ये उनके बिल्कुल। बच्चे या उनके भी जो जनरेशन भी, वो बहुत जल्दी जल्दी सीख जाती है, क्योंकि उनको बचपन से एग्जैक्टली ही माहौल। एग्जैक्ट। लेकिन कोई नॉन म्यूजिकल घर में से आते हुए, या जो हमारा जो नौकरियात वर्ग है, जो लोग जॉब राइट। करते हैं, ऐसे फैमिली में से आते हुए म्यूजिक को चूज एज ए प्रोफेशनल करना बड़ी स्ट्रगल रही। लेकिन ठीक सपोर्ट बात भी है। रहा माता पिता का। तो वो थोड़ा ओके। सा एक चैलेंज था, लेकिन क्योंकि गुरुजी का साथ था, उनके आशीर्वाद था, तो दोनों चीजें धीरे धीरे मेंटेन करते करते पढ़ाई भी हो गया और संगीत भी हो रहा। ओके। उसके उसके बाद आपने मैं पढ़ रहा था कि आपने उसके बाद एमटेक भी करी। तो जी जी। एमटेक साथ साथ करी कि पहले आपने फिर एमटेक खत्म करी उसके बाद फिर गुरुजी के पास पहुंचे गुरुकुल? जैसा मैंने बताया कि मैं जब बीटेक कर रहा था तो गुरुजी के पास गया, और उनके जी बाद जब मेरा बीटेक कंप्लीट हो गया, तब तक मेरा भी जी संगीत के प्रति रुझान इतना बढ़ गया कि जो जी। एक तो उनसे क्लास चल रहा थे, मैं समझ रहा था कि बहुत कुछ है इसमें जानने समझने के लिए। और राइट उनके साथ साथ मुझे ये भी लग रहा था कि पढ़ाई भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि पढ़ाई को छोड़ के मुझे म्यूजिक करना था, क्योंकि राइट। उसके प्रति भी मेरा रुझान था, मेरा संगीत के प्रति भी रुझान था। फिर मैंने जी सोचा कि अभी गुरुजी से जाके मैं बात करता हूँ कि मुझे आपका अगर सानिध्य मिले, और अगर आपके साथ रह के संगीत सीखने को मिले, तो बड़ा अच्छा होगा। तो बिल्कुल। उन्होंने उनकी कृपा से मुझे भुवनेश्वर में उनकी जो गुरुकुल है,
उनमें उन्होंने मुझे अच्छा। एडॉप्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। तब तक ओके। उनको ये ध्यान नहीं था कि मैं पढ़ाई खत्म करके छोड़ चुका हूँ। फिर ऐसे ही एक प्रोग्राम अच्छा। में हम गए थे, यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है, शिक्षा और अनुसंधान यूनिवर्सिटी करके, जी। बहुत ही कल्चर के प्रोग्राम वहाँ पे करते रहते हैं। वो इंजीनियरिंग का भी ब्रांचेस है, उसमें बहुत सारी ब्रांचेस है। वहाँ पे ओके। हमारा प्रोग्राम था, परफॉर्म करने के बाद उनके डायरेक्टर से बातचीत हो रही थी, तो ऐसे ही जस्ट मैंने कह दिया कि भाई मैंने भी किया है, अभी म्यूजिक कर रहा हूँ करके। तो वो गुरुजी के कान में याद आ गया कि हाँ ये तो बीटेक कर रहे थे। नेक्स्ट राइट। मॉर्निंग उन्होंने उन डायरेक्टर सर को बुलाया और बताया कि ये अच्छा। मेरा बेटा है, आप इनको आगे पढ़ाइए, इनका जितना भी खर्चा होगा वो मैं दूंगा, लेकिन ये अच्छा। म्यूजिक भी करेंगे, एमटेक भी करेंगे। वाह। तो मेरे ऊपर एक जवाबदारी आ गई ये बात की बिल्कुल। कि गुरुजी चाहते हैं कि ये बात मैं सिद्ध करूं कि पढ़ाई भी हो सकती है, संगीत भी हो और सकता है। म्यूजिक म्यूजिक भी साथ में, राइट, अक्सर बिल्कुल हम ठीक। लोगों को कैसे सोचते हैं भाई मुझे तो म्यूजिशियन बनना था, लेकिन माता पिता ने बोला कि नहीं पढ़ाई करो, तो नहीं बन नॉर्मल पाया। नॉर्मल नॉर्मल परसेप्शन यही होता है कि हिंदुस्तानी परिवार में, जी, बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है गुरुजी ये बताना चाहते थे कि ऐसा जरूरी नहीं है। आपको पढ़ाई करने एग्जैक्टली। के लिए इसका 5 घंटा 7 घंटा बहुत है, जितना कॉलेज हम्म। होता है उसके बाद 1 या 2 घंटा पढ़ लिया बहुत है, बाकी के आपके पास फिर राइट। भी 15 घंटा है। उसमें आप आराम से 10 घंटे का प्रैक्टिस करके चीजों को बैलेंस कर सकते हो। जी तो जी जी। ऐसे जितने भी हमारे श्रोता वर्ग है जो ये इसी कश्मकश में सोच है कि भाई सोच। पढ़ाई करे या जॉब करे या फिर म्यूजिक सीखे, तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि आप आराम से चीजों को मैनेज कर सकते हैं। बस ओके। आपकी श्रद्धा होनी चाहिए जो आप काम करना चाहते हो उसके प्रति। एग्जैक्टली, आपका डेडिकेशन होना चाहिए उसके प्रति। सो तो गुरुजी की अभी। कृपा से इंस्ट्रक्शन से एमटेक भी कंप्लीट हो गया और अभी मैं पीएचडी कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस में, अलॉन्ग विथ अच्छा, माय अरे म्यूजिक वेरी प्रोग्राम एंड अलॉन्ग विथ माय म्यूजिकल लर्निंग। ओके। सो बट यू आर नॉट वर्किंग समवेयर, आप जॉब नहीं कर रहे हैं, पूरा यू आर अ फुल टाइम म्यूजिशियन एज ऑफ नाउ, राइट? आई एम फुल टाइम म्यूजिशियन। और लोग कहते हैं ना कि भाई मेरा एम्बिशन है इंजीनियर बनना, मेरा हॉबी है म्यूजिक। मेरा उल्टा है, मेरा एम्बिशन है म्यूजिक, मेरा हॉबी है इंजीनियरिंग। Okay, ये दोनों को पसंद करता that's हूँ। interesting. That's interesting. जी Okay, हमने आप जैसे बता रहे थे कि गुरु शिष्य परंपरा है और वो गुरुकुल है। हम लोगों के लिए एक गुरुकुल का जो कॉन्सेप्ट है, जो हम लोग सिटी ब्रेड जो लोग हैं, जो शहरों में पले बड़े हैं और जिनको पता नहीं है, तो गुरुकुल का इंप्रेशन हमने वो देखा है जो हमने महाभारत में, रामायण में, या कभी कृष्ण अवतार में कहीं पे देखा है कि जो भी भगवान है, कृष्ण है या राम जी हैं, वो गुरुकुल गए और वहां पे पढ़े, राइट? जी सो वो एटमोस्फियर वो एग्जैक्टली होता है जब एक दिग्विजय सिंह जाते हैं गुरुकुल में, पंडित चौरसिया के, कि वो गुरुकुल नए तरह का होता है, उसमें मॉडर्न फैसिलिटीज भी होती हैं और एसी भी लगे होते हैं, फ्रिज भी लगे होते हैं। तो क्या जी क्या डिफरेंस है या क्या सिमिलैरिटीज है, हमारे दर्शकों को ये जरूरी पता होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपने जो सवाल पूछा है वो बहुत ही अत्यंत आवश्यक है, और उनका जवाब देना मेरे लिए क्या कह सकता हूँ कि सौभाग्य की बात होगी कि एक्चुअली ये गुरुकुल कैसा है। जी। इनमें पुरानी गुरुकुल परंपरा की आत्मा भी है, जिनमें गुरु अपने आने वाले शिष्यों को अपना फैमिली मेंबर की तरह उनको अपनाता है, उनको व्यक्तिगत ध्यान देता है, उनकी कमजोरियों के ऊपर, उनकी स्ट्रेंथ के ऊपर, उनको क्या पसंद है, उनको कैसा म्यूजिक पसंद है, वो कैसे सीखेंगे, तो सब चीजें एक परिवार की तरह आप गुरु आपको जो है वो एडॉप्ट करता है। बदले में शिष्य की भी ये जवाबदारी होती है कि वो गुरु में पूरी श्रद्धा रखे, गुरु में पूरी आस्था रखे और उसके साथ अपने काम में लग जाए। तो हमारा ये जो वृंदावन गुरुकुल है वो एक जीता जागता गुरु शिष्य परंपरा का, खास करके बांसुरी वादन में, उदाहरण है कि भाई गुरुकुल क्या होना चाहिए। पंडित जी ने जब से ये गुरुकुल खोला है तब से वो स्वयं भी अपने घर में नहीं रहते, वो गुरुकुल में ही अच्छा। रहते, इस सोच ओके। के साथ कि कोई व्यक्ति अपना घर छोड़ के गुरुकुल में रहता है ताकि वो संगीत सीखे, मुझसे वो हर बात सीखे जो एक कलाकार में होनी चाहिए। तो मैं अपने घर में या मैं अपने परिवार के साथ कैसे रह सकता हूँ। ठीक तो बात। ये उनकी कितनी बड़ी सोच है अपने म्यूजिक के प्रति, अपने शिष्यों के प्रति उनका कितना डेडिकेशन है। उनके इतने सारे प्रोग्राम, इतनी सारी व्यस्तता के बावजूद भी वो अपने दोनों गुरुकुल में, भुवनेश्वर गुरुकुल में भी और मुंबई गुरुकुल में, हर महीने 10-10 दिन पढ़ाने के लिए स्पेशली आते हैं। और सिर्फ ऐसा ओके। नहीं कि पढ़ाते हैं और चले जाते हैं, वहाँ पे रहते हैं, क्योंकि हमारे लिए खास करके म्यूजिक या किसी भी परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए सिर्फ 2 या 3 घंटे का क्लास ही इनफ नहीं होता। ठीक हमको बात। चाहिए कि हम हमारे गुरु के साथ रहे, हर चीज उनसे सीखे कि वो क्या सोचते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे डील करते हैं।
तब जाके वो म्यूजिक आप में धीरे धीरे ग्रो करेगा, कि जो आपकी गुरु में आता है। तो ये वृंदावन गुरुकुल में वो ट्रेडिशनल चीज है, लेकिन साथ साथ में बच्चों को किसी भी प्रकार की कोई खलल ना पहुंचे, इसलिए सभी को अलग अलग कमरे दिए गए। उनमें एसी अच्छा। भी है, उनमें बेड भी दिया गया है, उनको प्रैक्टिस करने के लिए सब चीज दी गई है। प्लस ये 2 एकड़ में फैला हुआ गुरुकुल है, जहाँ पे आपको स्पेशली अच्छा। जिम करने के लिए है, जहाँ पे आपको खेलने कूदने के लिए है। आप पेंटिंग करना चाहते हो तो वो भी है, आप लाइब्रेरी जाना चाहते हो लाइब्रेरी भी है, यहाँ पे आपकी ये किचन भी है, आप खुद अपना खाना बना सकते हो, क्योंकि गुरुकुल परंपरा है, सब चीज आपको खुद करनी है, साफ सफाई भी करनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पूरी दुनिया से यहाँ पे लोग आते हैं। तो जब अलग अलग कल्चर के लोगों से आप मिलते हो, उनका म्यूजिक अलग, उनकी भाषा अलग, उनके सोच अलग, तो ये सभी चीजें म्यूजिक में बड़ा इफेक्ट देती है। हमको लगता है म्यूजिक मतलब 2-3 घंटे का क्लास, ऐसा नहीं है। आप क्या सोचते हो, आप कैसे बोलते हो, आप किनके साथ रहते हो, इन सभी से आपका म्यूजिक जो है इन्फ्लुएंस होता है। और ये सभी चीजें निःशुल्क, ये देखने वाली बात है, सबसे बड़ी बात है, सब चीजें निःशुल्क। बहुत सारे म्यूजिशियंस है, लेजेंडरी म्यूजिशियन है, जो कि अपनी परंपरा को आगे ले जाने के लिए बच्चों को सिखाते हैं, अपने घर पे लाके सिखाते हैं, यही गुरु शिष्य परंपरा में सिखाते हैं। किंतु इतनी बड़ी जगह पे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ और इतने डेडिकेशन के साथ ये काम करना लगभग मुझे लगता नहीं है कि पंडित जी के अलावा और वृंदावन गुरुकुल के अलावा कहीं पे भी होता हो। तो सीखने वाली कोई एक पर्टिकुलर एज होती है, सबसे सबसे छोटी उम्र कौन सी होती है जहाँ पे गुरुकुल में एक शिष्य आता है और सीखना शुरू करता है, और कौन सी एज होती है जो मैक्सिमम होती है कि भाई अब आप 50 के हो गए अब नहीं सीख सकते, या आप 70 के हो गए अब नहीं सीख सकते, ऐसा कुछ होता है क्या? एज तो ये जस्ट नंबर, परफॉर्मिंग आर्ट्स में हम बोलते हैं हमेशा एज इज जस्ट नंबर, तो उनसे हमको कोई मतलब ही नहीं है। जो है वो है विल, कि आपका वो सीखने का कितना समर्पण है, वो हमको देखना है। तो इसलिए हम यहाँ पे 2 तरीके से सिखाते हैं। एक कि जो पूरे समर्पण के साथ, डेडिकेशन के साथ 5 साल यहाँ पे रह सके गुरु शिष्य परंपरा, तो यहाँ पे रहेंगे, गुरुकुल को ही अपना परिवार मानेंगे, सब वार त्योहार सब यही करना है, और म्यूजिक को एज अ मेन स्ट्रीम सीखना है। और वो लोग जो इतना सीरियसली नहीं सीखना चाहते, या जिनके लिए म्यूजिक एज अ हॉबी है, तो वो चाहते हैं कि हम बस उस स्ट्रीम में मिलना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं म्यूजिक क्या होता है, बांसुरी क्या होती है। तो उनके लिए ऐसा है कि हफ्ते में 1 बार आके क्लास कर सकते हैं, 2 हफ्ते में 1 बार आके क्लास कर सकते हैं, या उसकी जब भी अनुकूलता है वो आके यहाँ पे आके क्लास कर सकते हैं। और उनमें कोई उम्र की या कोई ऐसी कोई रेखा नहीं है, बस यही है कि अगर छोटे हैं तो मिनिमम 8-10 साल के होते हैं बच्चे जनरली, जो जब वो बजा पाते हैं। हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो अलग अलग राज्यों से आते हैं, स्पेशली उनके माता पिता लेके आते हैं। तो ये देखिए जनरेशन का बदलाव है। पहले के समय में बच्चे डरते थे माता पिता से कहते हुए कि मुझे पढ़ाई लिख से अलग कुछ करना है, और आज का जमाना है कि माता पिता लेके आते हैं कि इनको सिखाइए, आप इनको शास्त्रीय संगीत सिखाइए, इनको बांसुरी सिखाइए, इनको पंडित जी के सानिध्य में लाइए। तो ये जो जनरेशन गैप आया है दिमाग में पेरेंट्स के, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है। बहुत इंटरेस्टिंग बात है, एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग बात है। तो हाउ डिफरेंट बेसिकली इज आपका जो जैसे सिखाते हैं गुरुकुल, आप कॉलेज में भी पढ़े हैं, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है, कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं उनमें सीखने में, क्योंकि वो लोग भी बहुत जगह सिखाते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं और इंस्टीट्यूशंस हैं, राइट, वो कितना डिफरेंट है परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए इन कंपैरिजन टू अ गुरुकुल फॉर एग्जांपल? जी, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपने पूछा है। देखिए, हमारा परंपरा जो भारतीय शास्त्र का रहा है, चाहे वो कोई भी आर्ट फॉर्म हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ म्यूजिक में ही, हम हमेशा गुरु के साथ रह के सीखने में ही चीजों को सीखते थे। फिर वो ब्रिटिशर्स आए, देन दे मेक अ बिजनेस मॉडल कि भाई एक स्कूल होना चाहिए जिसमें बच्चे आएंगे, सीखेंगे, घर जाएंगे। उनकी जवाबदारी लेना कोई नहीं चाहता, या उनको सिर्फ वही सब्जेक्ट सिखाओ जिनमें वो चाहते हैं, बाकी और चीजों में वो समझते भी है कि नहीं, उनसे इनके टीचर को ज्यादा कुछ लेना देना नहीं। लेकिन कला ऐसी नहीं होती। ऐसा नहीं है कि आपने म्यूजिक सिखा दिया और आपने फिर उनके व्यक्तित्व पे ध्यान नहीं दिया और वो म्यूजिशियन बन जाएंगे, नहीं बन पाएंगे। आपको अपने पास अपने शिष्यों को रखना होगा, उनको संगीत की हर एक बारीकी के साथ जीवन की भी बारीकियां सिखानी होगी, जो कि आप उनको पूरा समय देने से होता है ना। एक आर्ट ऐसे ही ग्रो करता है। तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा डिफरेंस है कि जब हम कोई चीज इंस्टीट्यूट में सीखते हैं, आप वहां पे जाते हो सिर्फ म्यूजिक लेके आते हो, लेकिन उस म्यूजिक को बड़ा कैसे, उसको संभाले कैसे, उसकी जो पात्रता आप में आनी चाहिए,
वो तो आपको आपके गुरु के साथ रहने से ही मिलेगी, उनके जी साथ जी। समय बिताने से मिलेगी, उनके पुराने अनुभव, क्या वो कैसे करते थे, कैसे सोचते हैं, किसे बोलते हैं, ये सभी चीजें आप जब उनके साथ रहेंगे 24 घंटा दिन के, तभी आप उस ठीक चीजों को समझ पाएंगे। तो ये बहुत बड़ा फर्क है जो इंस्टीट्यूट्स में और गुरुकुल में होता है। दूसरा कि हम जब इंस्टीट्यूट की बात करते हैं तब हमारा गोल होता है एक सर्टिफिकेट कि भाई आई एम बैचलर ऑफ हाँ, ठीक आर्ट, बात है। सर्टिफिकेट है, वो मेरा क्या कह सकते हैं प्रमाण है कि मैं म्यूजिशियन हूँ। लेकिन आप उसको लेके प्रोग्राम में तो नहीं जाएंगे ना, आप स्टेज पे ठीक तो बात है। सर्टिफिकेट तो नहीं रखेंगे कि देखो ये है, मैं चाहे जैसा बजाओ राइट। लेकिन मेरे पास मार्क्स। वहां पे तो ये सब चीजें नहीं दिखनी, वहां पे सिर्फ ठीक। यही दिखेगा कि आप एक्चुअली कितना बजा सकते हैं। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होता है कि जब बच्चे इंस्टीट्यूशनल चीजों में चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम को भूल जाते हैं कि हमारा काम ओके। बजाना है, लिखना पढ़ना नहीं है। ये सब परफॉर्मिंग आर्ट, ये फाइन आर्ट्स नहीं है कि हम चीजों को लिखेंगे फिर वो हाँ, पास ठीक करेंगे। बात। राइट। तो हमारी जो गुरुकुल है उसमें कोई सर्टिफिकेट नहीं है, उसमें कोई अच्छा। सिलेबस नहीं है। उसमें पहले दिन से ही आप स्टेज पे जाके कैसे बजाओगे, या एक परफॉर्मिंग हम्म आर्टिस्ट कैसा होना चाहिए, जब आप कहते हो कि मैं आज इंडियन क्लासिकल राग बजाऊंगा तो उसमें क्या हम्म। क्या चीजें आनी चाहिए। तो पहले आपका सुर कैसा लगेगा, आपका ताल ठीक है कि नहीं, आप जो चीजें प्रेजेंट कर रहे हो वो लोगों को पसंद आ रही है कि नहीं। तो पहले दिन से ही हमारा टू द पॉइंट परफॉर्मेंस पे ज्यादा झुकाव रहता है, ना कि कोई डिग्री, ना कोई सर्टिफिकेट के ऊपर। ओके। तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ा फर्क है। और जो भी व्यक्ति म्यूजिक सीखना चाहता है उनको हमेशा ऐसी संस्थाओं से जुड़ना है कि जो सर्टिफिकेट से ज्यादा संगीत के ऊपर ध्यान दे, या जो भी है आपकी कला के ऊपर ध्यान दे। गुरु आपके साथ रहे, गुरु आपको मार्गदर्शन करे जीवन के सभी पहलू में। अभी हम राइट। तो संगीत की तो बात गुरु जी से करते ही करते हैं, वो तो हमारा मेन काम है, लेकिन हम उनसे हम्म। वो भी बातें शेयर करते हैं जो शायद हम किसी से ना कर पाए। तो उनके जितना गाइडेंस और हमको कौन दे पाएगा, वो टीचर राइट। प्रोफेसर का तो काम नहीं है, शायद उनके पास इतना समय भी नहीं रहता होगा। तो ये जो परिवार की एक भावना है कि गुरु के सानिध्य में रह के हम अपने आप को सेफ महसूस करते हैं कि मैं चाहे कैसा भी बजाऊं, मैं धीरे धीरे अच्छा कर लूंगा उसको। तो ये भावना राइट। सिर्फ गुरु को पॉसिबल, मुझे ऐसा लगता है, जो कि स्कूल कॉलेजेस में खास करके परफॉर्मिंग आर्ट्स को लेके पॉसिबल नहीं है। ओके। एक स्टूडेंट जब भी आता है या जो सीखना चाहता है गुरुकुल में, तो ऐसा होता है कुछ स्टेज वाइज टेस्ट होते हैं कि सपोज एक स्टेज हुई पहले कि कुछ एक जो गुरुजी से सीखे हुए हैं वो पहले उस जी स्टूडेंट से या जो भी एनरोल करना चाहता है या रहना चाहता है वहां पे, जी पहले वो लोग एक बार उसका टेस्ट लेते हैं। उसके बाद जी। फिर पंडित जी से मुलाकात होती है या सीधा पंडित जी से मुलाकात होती है, और क्या क्राइटेरिया रहता है कि ये मेरे को ए से बी तक आना चाहिए तब मैं इसको जी अपने इंस्टीट्यूट में लूंगा या गुरुकुल में लूंगा, और उसके बाद फिर क्या स्टेज, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करें हमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो गुरु जी से तो मिलना है ही, क्योंकि उनको गुरुकुल जी में मिलना मतलब गुरुकुल परिवार में उनको आना है, तो गुरु जी से जी। ऑफकोर्स मिलना है। गुरु जी उनको राइट। हो सकता है थोड़ा सुने भी। सुनने का जी। मतलब ये नहीं है कि वो उनकी परीक्षा है, सुनने का मतलब ये है कि हमको ये जानना है कि वो कितना सीखे हैं, हम उनको कहाँ से मदद कर सकते ओके। हैं। और एक ओके। और चीज जो मैं वहाँ पे इंस्टीट्यूट और गुरुकुल के बीच में जो तफावत में एक चीज ऐड करना भूल गया, कि यहाँ जी। पे बच्चे सीखते हैं, एट द सेम टाइम वो सिखाते भी है। अच्छा। सिखाने का मतलब ओके। शेयर करने से मेरा ज्यादा है, क्योंकि जी जी म्यूजिक जी। सिखाना इज समथिंग वेरी एग्जैक्टली। बिग थिंग, हम हाँ इस उम्र में राइट। तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन शेयर करते हैं, सही शब्द है शेयर राइट। करते हैं। तो उनसे क्या है कि आपकी चीजें और पक्की होती है। हम्म हम हम्म। जब चीजों को पढ़ाते हैं तो हम वो चीजों को फिर से रिकॉल करते हैं कि जो हम सीखे थे, हो सकता है उसमें हाँ हमारी कुछ हाँ। त्रुटि रह गई होगी, तो हम बिल्कुल उसको बिल्कुल और बिल्कुल। अच्छे से किया करते हैं। तो ये गुरुकुल परफेक्ट। परंपरा में संभव है कि आप किसी गुरु से राइट। सीख रहे हैं, कोई एकदम नया नया बच्चा आया है, अब उनको पकड़ना सिखाना है, उनको ब्लो करते सिखाना है, उनको सरगम सिखाना है। एग्जैक्ट। इन चीजों के लिए एग्जैक्ट। गुरु जी को तकलीफ देने की जरूरत नहीं। हम सब लोग हैं जो हम थोड़ा थोड़ा जानते हैं, तो उनको हम बताते हैं, तो उनसे हमारा भी फायदा होता है और उनका भी फायदा। तो बिल्कुल। ये चीज गुरुकुल में ही पॉसिबल है कि बच्चे से हाँ। और आगे चीजों को जाने को लिए मिलता है। ओके। तो हम ऐसे जो कोई नया आता है तो उनको हम सिखाते हैं, फिर जब उन ओके। लगता है कि भाई हाँ ये उनमें वो पात्रता आ गई है, देन वो भी गुरु जी का क्लास अटेंड करके सीखते हैं। ओके। ओके। रहता क्या है नॉर्मली, एक रूटीन क्या रहता है गुरुकुल में? सवेरा कितने बजे शुरू होता है, दिन कब चढ़ता है, और जी कब आप लोग रात्रि का अपना अंत करते हैं? क्या क्या प्रोग्राम रहता है पूरे दिन? जो सुबह का जो प्रैक्टिस है वो इंडिविजुअल प्रैक्टिस होता है, लगभग लगभग ओके। 5 बजे के आसपास पहुंच जाते हैं। मैं मेरी जी। बात करूँ तो मैं अपनी जो टेक्निकल प्रैक्टिस है म्यूजिक की, जिससे के ऊपर हम हमारा बांसुरी के ऊपर हम कमांड लाते हैं, तो उसमें लॉन्ग जी। नोट प्रैक्टिस आती है,
उसमें हाफ नोट प्रैक्टिस आती है, उसमें राग की प्रैक्टिस आती है, सुबह के राग का उसको विस्तार करना है। इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस करते करते फिर 8-10 बज जाते हैं। देन हमारा ब्रेकफास्ट बनाने का टर्न है, मतलब हम सबको एक साथ चीज़ों को बनाना है, साथ में भोजन करना है। गुरु जी भी साथ में रहते हैं 10 बजे हमारे ब्रेकफास्ट करने के लिए। और उनके बाद जो है वो हमको 10 से 1 बजे तक क्लास होता है गुरु जी का। गुरु जी एक साथ सब बच्चों को एक साथ लेके बैठ के वो म्यूजिक पढ़ाते हैं, मतलब वो एक राग लेके बैठते हैं, उस राग में विस्तार करते हैं। उसमें हमारी जो ट्रेडिशन है मैहर घराने की, एक राग को लेना है, उसमें आलाप करना है, उसमें जोड़ करना है, चाला करना है, तबला के साथ कंपोजिशन बजाना है, और उनके साथ साथ सभी को इंडिविजुअल भी बजाना है। तो ये कितनी बड़ी बात है। हम कोई भी फ्लूटिस्ट के लिए एक सपना होता है कि थोड़ा सा मैं अगर गुरु जी को सुना पाऊँ कि ये मैं बजाता हूँ, तो वो उनके लिए ऐसा लगता है जैसे जन्म सफल हो गया। तो वो चीज को हम यहाँ पे रोज करते हैं कि रोज हम उनको व्यक्तिगत सुनाते हैं कि देखिए गुरु जी हमारा ये इतना प्रोग्रेस हुआ, हम इसमें आगे कहाँ बढ़े। और उनकी एक एक सलाह जो है वो टू द पॉइंट होती है, एग्जैक्टली उसी विषय पे होती है जहाँ पे हमारा जो है रुका हुआ होता है प्रगति। तो ऐसा 3 घंटे का क्लास होता है। देन हम फिर से साथ में लंच करते हैं, देन थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद शाम को 1 घंटा सिर्फ गुरु जी के सानिध्य में बैठ के उनकी जीवन की बातें सुनते हैं। जैसे कि हम कभी पूछते गुरु जी आप फिल्म म्यूजिक में संगीत देते थे, है ना, अभी आपने वो छोड़ दिया, तो आपने क्यों छोड़ दिया उसको? तो फिर वो अपने अपने विचार रखेंगे। फिर शायद पंडित जी ही एक ऐसे मुझे लगता है कि म्यूजिशियन है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के जिन्होंने सभी म्यूजिशियन के साथ एकम्पनीमेंट किया। एग्जैक्टली, चाहे वो साउथ इंडियन म्यूजिशियन हो, चाहे वो वेस्टर्न म्यूजिशियन हो, चाहे हिंदुस्तानी क्लासिकल में भी अलग अलग जोन के म्यूजिशियन हो। तो ये पूछते कि भाई उस म्यूजिशियन क्या खासियत है, आपको उस म्यूजिशियन में क्या खासियत, मतलब आप समझिए ये एक एक किताब पढ़ने वाली बात है, एक एक प्रश्न के जवाब एक एक किताब पढ़ने जितनी बात। तो वो सब चीजें आपको उनके एक एक आंसर में मिल जाती है, सब बड़ी बड़ी चीजें जो हमको शायद घंटों इंटरव्यू देखने के बाद या घंटे किताबों पढ़ने के बाद नहीं मिल पाएंगे। तो ये सब चीजें जो है हम उनके साथ डिस्कस करते हैं। उनके बाद फिर से 2 घंटे का शाम को 6 से 8 बजे तक उनका क्लास होता है। तो उनमें जो है तबला के साथ हमारा क्लास होता है। सुबह जो था वो सोलो था, शाम को तबला के साथ होता है। तो जितने भी लोकल हमारे जो तबला प्लेयर हमारे दोस्त है, हमारे जो बड़े बड़े आर्टिस्ट है भुवनेश्वर के, वो आते हैं, उनके साथ संगत करने का मौका मिलता है। आजकल तो सबसे बड़ा प्रश्न ही ये है म्यूजिशियंस के लिए कि जब वो प्रैक्टिस करने के लिए बैठे तो संगत कहाँ से लाएंगे। चलो आप में डेडिकेशन है कि आप बैठ जाएंगे, लेकिन जो चाहिए वो तो चाहिए, कानपुरा वाला तो चाहिए। तो ये सब गुरुकुल में ऐसे ही अवेलेबल है। तो लोग आ जाते हैं गुरु जी के साथ, हमको एकम्प्लीमेंट करते हैं, और फिर हम तबला के साथ हमने हमारे परफॉर्मेंस को कैसे बेहतर बनाए उस चीज़ों पे हम काम करते हैं, कंपोजिशन पर। और उसके बाद फिर शाम को फिर से खाना बनाते हैं, सब साथ में खाना खाते हैं और उनकी बातें सुनते सुनते सो जाते हैं। ओके सो ये जो कोविड-19 वाला पीरियड रहा पिछले 6-7 महीने, उस पीरियड में जैसे आप बोल रहे थे कि जो तबले वादक आ जाते थे और आप लोग उनके साथ संगत करते थे, तो ये लोग गुरुकुल में तो रहते नहीं है, राइट? जी जी जी। तो उस पीरियड में क्या होता था? जूम पे क्लासेस होती थी, जूम पे संगत करा जाता था। क्लासेस तो होता है, मतलब गुरुजी से हमारा क्लासेस होता है, हमारा जो भी विचार होता है वो हम उनके साथ साझा करते रहते हैं। लेकिन वो हम सब जानते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस इतने इफेक्टिव नहीं है कि जितना कि फिजिकल क्लासेस होते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का हम उपयोग करते हैं। आजकल ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन है जो खासकर हम जब एकम्प्लीमेंट की बात करते हैं तो जो तबला के लिए है, तानपुरे के लिए है, तो उनका हम वहाँ पे सहारा ले सकते हैं। एट द सेम टाइम अभी हम जो परफॉर्मिंग आर्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं वहाँ पे हमको सुन के सीखने की आदत होती है। ऐसा नहीं कि हमको किताब में लिख के दो, हम देन उसको पढ़ के हम बजाएंगे या हम सीखेंगे, ऐसा हमारे परफॉर्मिंग आर्ट में नहीं होता। तो हमको पहले से ही ट्रेन किया जाता है कि आप कैसे सुन के सीखो। तो सुनने के लिए तो आप जानते हैं कि कोई मटेरियल की कमी ही नहीं है। आप चाहे यूट्यूब ले लीजिए या कोई भी प्लेटफॉर्म ले लीजिए डिजिटल, इतने सारे रिकॉर्डिंग है, इतने कलाकारों के, कि इंसान में से ही बहुत सारी चीजें सुन के सीख सकता है। तो मेरा जो पर्सनल फेज रहा ये 2-3 महीनों में, मैंने तो इस समय का बहुत अच्छे से यूज किया, क्योंकि अब तक मैं जो सीखता था वो 1 to 1 ज्यादा सीखता था, ज्यादा समय नहीं मिलता था कि मैं परफॉर्मेंस में से भी मैं सीखूं। तो अभी मेरे पास जब समय ही समय था, मैंने सब पुराने वीडियो, सभी पुराने ऑडियोस निकाले और उसमें से मैंने सीखने की कोशिश किया। तो वो एक मुझे अलग ही फेज लगा, क्योंकि हम जब बजाते हैं तब हमारा एक क्या कह सकते हैं परसेप्शन जो होता है म्यूजिक को लेके वो अलग होता है। जब सिखाते हैं तब हम अलग तरीके से उसको बजाते हैं। तो वो जो चेंज मेरे को सुनने को लिए मिला वो बड़ा ही फायदेमंद हुआ।
तो मैं ये कहूंगा कि ऑफकोर्स ये अफेक्ट तो किया है, नो डाउटली सबको किया है, लेकिन उसमें से भी संभावना हमको ढूंढ लेनी चाहिए कि इसमें से निकाल हम क्या लिया, कर सकते हैं। पॉजिटिव्स निकाल लिए उसी में से। राइट। जी जी बहुत बहुत सारे दिग्विजय ऐसे म्यूजिक फेस्टिवल्स हमारी कंट्री में होते हैं जिससे लोगों को, मतलब आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं, पंडित जी तो जी ऑब्वियसली करते ही आए हैं इतने वर्षों से। डू यू एक्चुअली थिंक कि जो ये म्यूजिक फेस्टिवल्स होते हैं दे आर हेल्पफुल इन एनी वे टू गेट म्यूजिक क्लोजर टू पीपल? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो लोगों तक पहुंचाने में ये म्यूजिक फेस्टिवल्स कहीं ना कहीं अपना एक रोल निभा पाते हैं या निभाते हैं, ऐसा बिल्कुल है? बिल्कुल। अब देखिए, हम अभी जो स्पेशली बात कर रहे थे ना स्पेशली कि पहले, स्पेशली हाँ क्लासिकल म्यूजिक की बात कर रहा हूँ मैं। फिल्म जी जी शोज और वो सब बहुत होते हैं, क्लासिकल की बात स्पेशली। जी 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 जी। तो ऐसा है, अभी बड़े बड़े अगर मैं प्रोग्राम के नाम लूँ, जैसे संकट मोचन होता है, देन जी सप्तक का होता है, देन जी हमारा पुणे में भी बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, सवाई गांधीराव के प्रोग्राम होते हैं, उनमें आप राइट। ऑडियंस देखिए हजारों में होता है, जी 20-30 हजार 30 हजार लोग उसमें आते हैं। वो जरूरी नहीं कि वो सब म्यूजिशियन है और सुनने के लिए आए, वो दे आर द लेमैन, वो सामान्य लोग हैं राइट। और जो म्यूजिक को पसंद करते हैं। तो ये जो एक कॉन्सेप्ट हमने बना लिया है कि भाई क्लासिकल म्यूजिक को लोग पसंद कम करते हैं, आजकल कौन क्लासिकल सुनता है वगैरह वगैरह, ऐसा नहीं है। उल्टा तो मुझे जी लगता है कि लोग बड़े हैं, पहले के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा लोग बड़े हैं, और उनके लिए जवाबदार जो आर्टिस्ट है उनमें से मैं सोचता हूँ कि गुरुजी जैसे लोग हैं। पहले जी ऐसा होता था कि क्लासिकल म्यूजिशियंस बहुत अच्छा गाना बजाना करते थे, लेकिन वो अपने अपने लिए करते थे, ऑडियंस की शायद ही कोई परवाह करता था, है ना। राइट फिर राइट। उसके बाद जो एक जनरेशन आई क्लासिकल म्यूजिशियन की, जो अभी हम जिस जनरेशन के ब्लेसिंग्स में हम सब लोग अभी जी रहे हैं, हम सब लोग अपना म्यूजिक एक्वायर कर रहे हैं, उन्होंने इस बात को समझा कि चलो क्लासिकल म्यूजिक की अपनी गंभीरता है, जो है सीरियसनेस है, लेकिन हम हमारी ये जवाबदारी है कि हम कैसे सामान्य लोगों को भी इसके तरफ अट्रैक्ट करें। तो राइट। इन इन लोगों ने इनके लिए बड़ी मेहनत किया, बड़ा रिसर्च किया, बड़े अलग अलग लोगों के साथ बजाया, गाना बजाना किया, और फिर आज संगीत को उस मुकाम पे ले आया है कि क्लासिकल म्यूजिक के प्रोग्राम में भी 70-70 हजार लोग आते हैं सुनने के लिए। बिल्कुल और इसी से मैं समझता हूँ कि लोग और बढ़ रहे हैं, प्रेरणा ले रहे हैं कि हमको भी क्लासिकल म्यूजिशियन बनना है, हमको भी बांसुरी सीखना है, हमको भी सितार सीखना है, हमको भी तबला सीखना है। तो ये राइट। चीजें बहुत फायदेमंद है। और उनके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि वृंदावन गुरुकुल इसी प्रयास के बढ़ाने के लिए हर साल वृंदावन महोत्सव करके प्रोग्राम करती है, जिनमें अच्छा। जो गुरु जी जैसे जो महान महान कलाकार है, पंडित शिव कुमार शर्मा जी है, जितने भी जो सब पंडित बिरजू महाराज जी है, उन सबको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज करते हैं। जो भुवनेश्वर में जो भी लोग हैं या ओडिशा से पूरे आके उनको जी देखते हैं, हजारों में संख्या होती है। और हमारा नेचुरली हाँ। यही तात्पर्य होता है कि हम कैसे क्लासिकल म्यूजिशियन का रीच जो है वो बड़ा करें। तो बड़ा और ये एक देखने वाली बात है कि इन सब चीजों का संयोजन कार्यक्रम सब बच्चे ही करते हैं गुरुकुल पे। अच्छा। तो ओके। ये कितनी बड़ी बात है। आप हाँ पंडित राइट। शिव कुमार शर्मा जी से मिल रहे हैं, आप पंडित बिरजू बिल्कुल महाराज जी से मिल रहे हैं, आप ठीक राशिद बात खान साहब से मिल रहे हैं, उनको पूछ रहे हैं कि सर आपको स्टेज पे मैं क्या ला के दूं, आप कहाँ रहेंगे, आप कैसे जाएंगे, ये सब आप व्यक्तिगत उनसे मिल रहे कर रहे हाँ हैं, बहुत क्यों? बड़ी क्योंकि आप बात, बड़ी की तरफ से आप उनका वेलकम कर रहे हैं। तो ये गुरुकुल में रह के ही मुमकिन है। आप चाहे किसी राइट। इंस्टीट्यूट में पढ़िए, वो इंस्टीट्यूट चाहे कितने भी बड़े आर्टिस्ट को बुलाए, शायद ही आपको नहीं पर्सनली मिलने को मिले तो मिले, शायद एक फोटो नहीं, खींच जाए तो बड़ी बात है। ठीक बात है, बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल नहीं तो होगा। आर्टिस्ट को संपर्क करने से लेके उनको रिसीव करना है, उनको होटल में छोड़ना है, उनको प्रोग्राम देखना है, उनकी साउंड रिक्वायरमेंट समझनी है, उनकी पर्सनल नीड समझनी है। तो बहुत कितनी सारी चीजें। अच्छी चीजें है कि जो आपको ठीक एज बात। अ गुरुकुल के डिसाइपल आपको ये सब करने को मिल रहा है। तो ये ठीक बहुत ठीक बड़ा बात। फर्क होता है जब हम गुरुकुल में या किसी बड़े गुरु के सानिध्य में सीखते हैं, और उनका भी अपना अपनापन हो जाता है कि भाई ये तो हमारे पंडित जी के स्टूडेंट ठीक है, बात। तो ठीक हमारे बात। घर के बहुत जैसे लोग हैं, तो उनका बिल्कुल प्यार, उनके आशीर्वाद हमको मिलते हैं। तो बहुत फर्क। ऐसे तो मैं समझता नहीं कि मैं इन सब चीज़ों के लिए कभी लायक हूँ, क्योंकि वो बहुत बड़ी बात है। खास करके जो इंडियन जी क्लासिकल म्यूजिक सीखते हैं, उनके लिए एक एक म्यूजिशियन एक एक देवता जैसे है, उनके बिल्कुल दर्शन ठीक हो जाए बात। तो बड़ी बात बहुत बड़ी है। बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल यहाँ सही कह पे रहे रह के गुरु जी के आशीर्वाद से इन सब लोगों से मिलना होता है, उनसे सीखना होता है, जो मैं समझता हूँ कि 2-3 जन्मों का पुण्य है कि उसकी हैं। जी वजह से ये सब नहीं चीजें नहीं बिल्कुल, संभव हो। आई एग्री, आई कंप्लीटली एग्री, आई कंप्लीटली एग्री। एक चीज और देखिए दिग्विजय, मैंने कई जगह, मतलब हम लोग तो टीवी पे ही वो चीजें देख पाते हैं, फ्लूट्स जो होती हैं, आपकी बांसुरी होती हैं, वो अलग अलग जी साइजेस में होती हैं। जैसे आपके हाथ में है ये, अब ये काफी बड़ी साइज की है ना, इतना जी एक्सपेंस है उसका, और कुछ एक छोटी होती हैं। तो इनके बजाने में और इनके उसमें क्या कुछ कुछ फर्क होता है क्या? क्या जी। रीजन है अभी ये देखिए, छोटी और बड़ी?
जो म्यूजिक में थोड़ा सा भी रुचि रखते हैं या जिन्होंने कुछ किया है वो समझते जी होंगे कि संगीत में स्केल होता है जिसको हम जी बोलते हैं स्वर। सारे गामा राइट। पद नहीं सा वाला स्वर नहीं, लेकिन जिस रेफरेंस फ्रीक्वेंसी से हम हमारी सरगम शुरू करते हैं उनको हम बोलते ओके हैं हमारा स्केल। हम अक्सर लोगों को ओके सुनते हैं बोलते हैं कि भाई मेरा स्केल ई है या मेरा स्केल डी है ना। जी जी तो जी जी अलग अलग स्केल के हिसाब से बांसुरी की साइज जो है वो अलग अलग होती है। जैसे ये थोड़ा सा छोटा है, अच्छा। ये थोड़ा ओ सा बड़ा है। ओके और ओके जितना हम स्केल को हाई करते जाते हैं, पिच को जितना हाई हम्म करते जाते हैं, उतना बांसुरी की हम्म। साइज जो है हमारी छोटी होती जाती है। अच्छा, वो छोटी होती जाती है। हाँ, और जितना हम बेस अच्छा में जाते हैं, जब हमारा जो रेफरेंस है उतना जिसका हम बेस पे चले जाएंगे उतना हमारा जो बांसुरी का जो साइज है वो बड़ा होता जाता है। तो इसमें अच्छा। नोट करने वाली बात यह है कि बांसुरी ही एकमात्र ऐसा वाद्य है हमारे दुनिया में कि जो संगीत के हर फॉर्म में यूज होता है। जैसे कि क्लासिकल ओके म्यूजिक में होता है, फोक म्यूजिक में होता है, फिल्म म्यूजिक में होता है, डिवोशनल म्यूजिक में होता है। मतलब कोई पहलू बाकी नहीं है कि जिसमें बांसुरी का यूज ना नहीं होता। हो पाता, नहीं हो लेकिन उस पाता, सब राइट। में उनका अपना अपना अलग असर है। जब हम कृष्ण भगवान के हाथ में बांसुरी देखते हैं और जब उनको सुनते हैं किसी वीडियो में ऐसे पिक्चराइजेशन में, तो छोटी सी बांसुरी होती है, तो ऊपर हाई नोट में राइट बज राइट रहा होता है। वही जब हम फिल्म म्यूजिक में सुनते हैं तो थोड़ा सा उसमें बेस है, थोड़ा सा ठहरा होता है। और वही जब हम क्लासिकल म्यूजिक में सुनते हैं पंडित जी की रिकॉर्डिंग, तो वो और बड़ा थोड़ा सा साइज का होता है। तो क्योंकि क्लासिकल म्यूजिक में हमको घंटों बजाना है, तो इसके लिए हमको फ्रीक्वेंसी जो थोड़ी बेस की चाहिए। अगर हाई अच्छा, फ्रीक्वेंसी होगी तो लंबे समय तक बजा नहीं पाएंगे, ना ही श्रोता लोग सुन पाएंगे उसको, है ना। ठीक बात है, तो हाँ। अलग अलग साइज की बांसुरी के साथ उनकी अलग अलग एक टेम्परामेंट भी बन जाती है। छोटी बांसुरी कोई बजाएगा तो लगेगा हाँ भाई ये अच्छा कोई फोक ट्यून में बजा रहे होंगे। थोड़ी सी बजी होगी तो कोई भजन में बजा रहा होगा, तो थोड़ी सी और बड़ी होगी तो भाई ये कोई क्लासिकल ओके बजा रहा होगा। ओके। तो उनका स्केल प्लस उनका टेम्परामेंट के हिसाब से अलग अलग साइज है, लेकिन बजाने की विधि सब में लगभग लगभग एक ही जैसी बचाने की विधि सेम है, आप कह रहे हैं। एक एग्जांपल दे सकते हैं दो तीन अलग अलग साइजेस का, जैसे? बिल्कुल। मेरे पास देखिए दो है। एक ये हमारा जो स्टैंडर्ड ई स्केल जिसको हम बोलते हैं, सफेद तीन ई का स्केल। ये है। ओके हाँ, ओके। ई, ए बी सी डी ई। ई। इनका लिए हम यूज करते हैं कि जब हम कोई क्लासिकल राग बजाना चाहते हैं, क्योंकि जी। इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो काफी बेस में है, तो इसमें जो क्लासिकल म्यूजिक की जो गंभीरता आनी चाहिए वो ये देती है। ओके। अभी ये राग भैरव है। अभी इसी ओके। चीज को अगर मैं छोटी बांसुरी में बजाऊंगा तो जी। बजेगा तो सही, लेकिन वो टेम्परामेंट उसको सूट नहीं करता। अच्छा। हाँ। बज जाएगा, लेकिन राइट उसका राइट। इतना ज्यादा सूट करेगा अगर हम ये बजाएंगे। राइट राइट। तो ये फर्क वहां है। पे काम करता राइट, है, लेकिन ये हाँ जो राइट। क्लासिकल म्यूजिक में काम करता है। तो ओके बांसुरी एक ही तरीके से बजती है, सब चीजें एक ही है, लेकिन टेम्परामेंट हमको देखना है कि कहाँ पे हमको क्या चाहिए, लोगों को क्या ओके। चाहिए, उस हिसाब से हम साइज को चेंज कर सकते हैं। अच्छा, एक एक बात छोटी सी और जानना चाहता हूँ, जो अभी आपने बोला तो मुझे एकदम से स्ट्राइक किया। ये स्केल्स जो होते हैं, जब हमारा म्यूजिक जो है क्लासिकल म्यूजिक है, और हाँ, जिसे हम बोलते हैं भारतीय शास्त्रीय संगीत, तो करेक्ट। उसमें स्केल्स को किसी और तरह से भी बोला जाता है? जैसे आप बोल रहे थे ई होता है, सी होता है, ऐसे होता है। हाँ ये हाँ। एक टेक्निकल लैंग्वेज है जो कि ग्लोबली शायद नोन है, बट अगर जी जी। क्लासिकल होता है तो वो कुछ और बोला जाता है, ऐसा कुछ होता है क्या? उनको हम हमारी सामान्य भाषा में स्वर बोलते हैं। जैसे कि जी अगर कोई इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है तो हम उनको बोलते हैं, भाई आपका कौन से स्वर में है। जी। आप फिर वो बताएंगे कि सफेद दो में है या सफेद तीन में है। लेकिन एक्चुअली जब हम बोलते हैं कि सफेद दो या सफेद, हम हारमोनियम का एक सहारा ले रहे हैं। हारमोनियम की हम अच्छा। पिच देखते हैं ना, उसमें ओके, व्हाइट कीज सफेद। होती है, हाँ। ब्लैक कीज राइट होती राइट है। राइट। तो हम उसके सहारे से हम बात करते हैं। पहले तो ओके। ये सब चीजें थी ही नहीं। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक राइट। तो बहुत पुरानी चीज है। ये हारमोनियम, जी। वायलिन तो ये सब बहुत बाद में आए। तो तब तो ठीक बात ऐसा है। था कि आपका सा जो है वो आपका स्केल, उसी हिसाब से कान राइट। पूरा मैच होगा, उसी हिसाब से गाना बजाना होगा। आप ई में हो, हाँ एफ में हो, राइट। जी में हो, नोबडी केयर। कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ राइट हाँ, राइट। लेकिन जब फिर थोड़ा टेक्नोलॉजी आया, फिर लोगों ने एक रेफरेंस फ्रीक्वेंसी डिसाइड किया, भाई 440 हर्ट्ज जो है रेफरेंस होना चाहिए, जिसको हम ए हाँ बोलते हैं राइट। हमारे
म्यूजिक में। ओके उसके अकॉर्डिंगली बी सी डी ई एफ जी बनाया, देन वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट बने। अब हम उनके रेफरेंस में से बोलने लगे कि भाई व्हाइट 6 या ब्लैक 1 ब्लैक 2 ये सब चीजें, लेकिन दो वो वेस्टर्न चीज ही है। हमारे में तो पहले पंडित जी उस्ताद जी आते थे स्टेज पे जाके ये मेरा सा है, उसी में तानपुरा ट्यून करो, उसी में से शुरू हो जाए, अपने से चला दो। हाँ राइट, ठीक बात है। एग्जैक्टली। और हमारे इंस्ट्रूमेंट भी ऐसे है कि जो वातावरण के हिसाब से बदलते हैं। अभी जैसे बांसुरी, अभी ये ई स्केल तो है, लेकिन ये अगर मैं धूप में रहूंगा, थोड़ा गर्मी में रहूंगा, तो वो स्टैंडर्ड ई से थोड़ा सा चढ़ जाएगा, मतलब थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी हाई उसका हो जाएगा। वैसे ही जब वो ठंडी में होगा या थोड़ा सा ठंड हवा लगेगी उसको, तो वो ओरिजिनल अपने जो क्या 440 से थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। तो इसलिए हम तो कभी वो स्टैंडर्ड पकड़ के इतना ज्यादा चलते नहीं, एक्सेप्ट कि आपको रिकॉर्डिंग करना है या आप किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट के साथ बजा रहे हो कि जो हमेशा 440 रहता है, जैसे कि पियानो हो गया या जैसे गिटार हो गया। और जब आप किसी का कॉन्सर्ट सुनते हैं तो जरूरी नहीं कि वो एकदम वो 440 को ही सामान के चले, वो अपने इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से उसको फाइन ट्यून करते हैं, प्लस माइनस। जी ओके ओके। अच्छा, एक बात और बताइए कि अभी आप बात कर रहे थे ये जो टेक्निकलिटीज होती हैं, जैसे आप प्रोफेशनली, मतलब बेसिकली आपने पढ़ा है, आप कम्युनिकेशन सिस्टम इंजीनियर है, राइट? जी। तो आपका जो पढ़ाई है, हाउ डज इट हेल्प इन योर प्लेइंग अ फ्लूट फॉर एग्जांपल? कहीं मददगार या कहीं कहीं सहायक साबित होता है? देखिए, कुछ लोग हैं जो पढ़ लिख के उनको इंस्ट्रूमेंट में या अपनी टेक्नोलॉजी में यूज करना चाहते हैं। जैसे कि आप अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में है, आप साउंड के बारे में जानते हैं, साउंड इंजीनियरिंग के बारे में जानते हैं, देन आप सोचेंगे कि भाई कौन सा माइक्रोफोन में लाऊं कि जिससे कि अच्छे से अच्छा डायरेक्टिविटी हो, बेस्ट साउंड लोगों को मिले, या मैं अपने इंस्ट्रूमेंट में क्या फर्क करूं। हम अब देखते हैं आजकल के सभी इंस्ट्रूमेंट में वो जैक लगाते हैं, संतूर में भी आ गया है, बहुत पहले से आ गया था, तो वो भी लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो जब तक इंस्ट्रूमेंट की बात है तो वो हिम्मत तो मैं कभी करूंगा नहीं, वो संभव नहीं है, क्योंकि ये भगवान का बनाया हुआ इंस्ट्रूमेंट है। जो भी चेंजेस करना था वो भगवान ने खुद कर दिया है, और इसको और कोई चेंज करने की लिए जरूरत नहीं, ना ही इसको एम्पलीफाई करने की जरूरत है, ना ही इसमें जैक लगाने की जरूरत है, ना ही इसको और कुछ करने की जरूरत है। तो क्योंकि इसकी महानता ही इस सादगी में है, बिल्कुल सही बात है, वही इसकी महानता है। लेकिन मैं हमेशा एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ माइक्रोफोन के साथ। आजकल बहुत सारी डायरेक्टिविटी वाले माइक्रोफोन आ गए हैं, कॉलर माइक्रोफोन है, ब्लूटूथ माइक्रोफोन है, तो और मैं हम गुरुकुल की तरफ से ट्यूटोरियल वीडियोस बनाते रहते हैं। वो लोग जो गुरुकुल नहीं आ पाते उनको सिखाने के लिए कि भाई बांसुरी में क्या क्या हो सकता है, इस राग में क्या हो सकता है। तो हमारा वृंदावन गुरुकुल चैनल है यूट्यूब के ऊपर, जहाँ पे आप बहुत सारी म्यूजिक से रिलेटेड चीजों का आप जान सकेंगे। तो उनके जब आप रिकॉर्डिंग करते हैं तो मेरा जो कुछ नॉलेज है इलेक्ट्रॉनिक्स का, मैं वहाँ पे अप्लाई करने की जरूरत करता हूँ, उसको एम्पलीफाई करता हूँ, देन उसको सब चीज़ों को जो है सब ऑडासिटी में, देन उन सब चीज़ों को प्लस माइनस करता हूँ। तो ऑफकोर्स वो चीज़ों को, म्यूजिक को एक इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से समझने में मदद करता है। तो आज मैं सब जो ये टेक्निकल बातें कर सकता हूँ कि भाई A440 हर्ट्ज है, इसको आप बी करेंगे तो ये 369 हर्ट्ज हो जाएगा, बिकॉज इट्स समवेयर देयर इंजीनियरिंग लिविंग इनसाइड मी, जो मुझे इन सब चीज़ों के बारे में सोचने की नॉलेज है इसलिए। ओके। तो मुझे लगता है पढ़ाई के साथ म्यूजिक होने से आप बाकी लोगों को इस चीजों को उनकी भाषा में समझा सकते हो। एग्जैक्टली, राइट। वो चाहते या जो वो समझते हैं। ठीक बात है, राइट। अच्छा, कोई एक मैसेज जो एस्पायरिंग फ्लॉटिस्ट हैं बेसिकली, जो सीखना चाहते हैं, उनके लिए कोई मैसेज आपकी तरफ से? आप पंडित जी के सानिध्य में इतने वर्षों से हैं, उनका एक कोई मैसेज जो आपके शब्दों में निकल रहा है, उनकी थॉट? जी जी जी। देखिए, वो हमेशा यही कहते हैं कि संगीत तो धीरे धीरे आ जाएगा, आप जिनसे भी सीखेंगे संगीत तो धीरे धीरे जाएगा, क्योंकि आपकी लगन है, मेहनत है। लेकिन उनको बनाए रखने के लिए और संगीत को जीने के लिए आपको जरूरी है कि आप अपने गुरु के प्रति श्रद्धा रखें, अपने बड़ों का सम्मान करें, उनकी बातों को समझे, और उनके साथ साथ अपने प्रयास को हमेशा चालू रखिए। और संगीत सीखना है तो कोई ऐसी गुरु के पास जाइए, ऐसी संस्था से जुड़िए कि जो आपको संगीत के साथ साथ जीवन भी सिखाए। वहां पे रह के, आपके गुरु के सानिध्य में रह के, तभी संभव है कि आप संगीत को सही मायने में, जो हमारा इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है, उनको आप समझ पाएंगे, जान पाएंगे। और उनको एक्सप्लोर करना तो लाइफ लॉन्ग एक्टिविटी है। ठीक बात है, जिंदगी जब तक चलेगी। लेकिन कोई ऐसा हाथ पकड़ने वाला हो जो आपको उस दरिया से पार कराए,
तो ऐसे गुरु की तलाश में, ऐसी संस्था, ऐसे गुरुकुल की तलाश में रहिए, वहाँ पे जाइए। और हम वृंदावन गुरुकुल तो वेलकम करते ही है सभी बांसुरी चाहकों को। गुरुजी का सपना है कि एक दिन ऐसा होना चाहिए कि भारत के हर घर में बांसुरी बजे। अच्छा, ठीक है, वेरी नाइस। दुनिया के हर घर में बांसुरी बजे। तो उनके लिए तो वो 24 घंटा तत्पर है ही। हमारा भी कर्तव्य है उनका सपना पूरा करने के लिए। तो हम भी अपना म्यूजिक हमेशा शेयर करते रहते हैं कि जरूरी नहीं है कि आपको म्यूजिशियन बनना है तभी बांसुरी सीखे, उसके अलावा भी आप बांसुरी को सीख सकते हैं। तो मेरा यही मैसेज है सभी बांसुरी प्लेयर्स के लिए कि अच्छे गुरु के पास जाइए, उनमें श्रद्धा रखिए, उनमें विश्वास रखिए और अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाते रहिए। चलने से पहले एक कोई बहुत अच्छा कोई भजन कुछ हमारे श्रोताओं के लिए प्लीज, बहुत अच्छा लगेगा अगर आप बिल्कुल 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 बिल्कुल। मेरा एक फेवरेट भजन है, क्योंकि वो जी कहीं ना कहीं उसी जगह से रिलेट करता है जहाँ से मैं आता हूँ, तो वो मैं जी आपको सुनाता हूँ। प्लीज प्लीज। थैंक यू सो मच। मुझे आपने बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके जी और बात करके और इतनी सारी चीजें जान के कि क्या एग्जैक्टली होता है और कैसे होता है। और शीघ्र ही आपसे मुलाकात होगी फिर कभी, और कोशिश रहेगी कि हम लोग टच में रहें हमेशा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट दिग्विजय, बहुत अच्छा थैंक यू लगा। सर, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, नमस्कार।